everyone. So in today's turn, we are going to start the next topic, and that topic is एम्पियर सर्किटल लॉ. So before this topic, जो आपने कल स्टडी किया था वो था एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, एंड इन दैट एप्लीकेशन आपको क्या करना था, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, उसकी एक्सिस के अलोंग किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी. नाउ इन टुडेस टॉपिक, द टॉपिक इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ. एम्पियर्स सर्किटल लॉ. So actually Ampere's circuital law is the modified form of Biot-Savart's law. It is used to find out the magnetic field at a particular point due to a current due to a state current carrying conductor. जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम कूलॉम्स फोर्स को अप्लाई करते थे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, और विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स हम फाइंड कर सकते थे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी तरह से उसके बाद उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म आई थी दैट वाज गॉसेस लॉ. तो गॉसेस लॉ में कूलॉम्स लॉ के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया जा सकता था. जैसे कूलॉम्स लॉ में आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट 1 अपॉन 4 5 7 0. जबकि गॉसेस लॉ में उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था कि सिंपली वी हैव रिटन फाइनली फ्लक्स जो है किसी क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो बहुत सारी चीजें नहीं, बस आपको ये पता है कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कितना फ्लक्स पास हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो रिलेशन था वो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक. तो ये रिलेशन जो है आपका गॉसेस लॉ था. इसी तरह से सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए यूज किया था बायो-सेवर्ट्स लॉ. तो बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है वो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले यू हैव टू कंसीडर वन करंट एलिमेंट. पहले करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसके बाद आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए उस करंट एलिमेंट से रिलेटेड. वो करंट एलिमेंट जो है उससे कितनी दूरी पर वो पॉइंट है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और वो जो भी करंट एलिमेंट है उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट इज आई, करंट एलिमेंट dl, एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड डिस्टेंस और वो डिस्टेंस. तो इतनी सारी चीजों को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड. इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करंट एलिमेंट को टोटल लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आती है, दैट इज व्हाट एम्पियर सर्किटल. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्यों यूज होता है. तो एम्पियर सर्किटल लॉ उसी पर्पस से यूज होता है जिस पर्पस से आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज हो रहा था. लेकिन डिफरेंस इतना है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ में जितनी चीजों की जरूरत है उससे कम चीजें एम्पियर सर्किटल लॉ में है, इजीली और कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हमें क्या करना है, दूसरी बात, इसका जो नेम है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर, जिनके नाम पे करंट की यूनिट है. एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल वर्ड इसलिए आ रहा है कि जैसे आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई किया था तो वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. और गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है ये आपको पता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज दैट अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज दिस, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके आसपास आपको जो है एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करना पड़ेगा. तो ये इमेजिनरी लूप जो है क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको जो है एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं. तो यहाँ जो क्लोज्ड लूप है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम गॉसेस थ्योरम में करते थे. तो इसका नेम जो है यहाँ पर होता है एम्पियरन लूप. इट इज कॉल्ड एम्पियरन लूप एंड इट इज अगेन एन इमेजिनरी लूप. ये कैसा है, इमेजिनरी लूप है, और इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिलेशन. सबसे पहले हम आते हैं स्टेटमेंट पर और फॉर्मूले पर. तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले बेटर होगा कि इसका रिलेशन लिख लेते
लेकिन डिफरेंस इतना है कि जहां भी हम किसी क्लोज्ड सरफेस की, किसी क्लोज्ड लूप की बात करते हैं, वहां हम ये वाला इंटीग्रल बनाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल कहलाता है। यहाँ भी हमने एम्पियरल लूप लिया है पूरी तरह से क्लोज्ड, तो हमें सबसे पहले ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब दूसरी बात स्टेटमेंट की आती है, तो यहाँ कैसे रीड आउट करेंगे, तो इसको आप क्लोज्ड इंटीग्रल भी बोल सकते हैं और डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। मींस जैसे आप 3ds लिख रहे थे तो आपने कहा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सरफेस एरिया वहां लिया जाता है। यहाँ पर करंट एलिमेंट यानी कि सिर्फ लेंथ वाइज है करंट, तो आप यहाँ बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। लीनियर या लाइन एक ही बात है, इट विल शो द डायमेंशन। तो जैसे वहां सरफेस इंटीग्रल कहते थे, यहाँ बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइन इंटीग्रल, ये दोनों चीजें हो गई, किसका लाइन इंटीग्रल है, मैग्नेटिक फील्ड का। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सर्किट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। एक्चुअली डायग्राम इस तरीके का है कि सपोज दैट दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब आपको सबसे पहला एप्लीकेशन बायो-सेवर्ट्स लॉ से ही था, बट आपने इसको वहां नहीं किया था क्योंकि वहां थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में एम्पियर्स लॉ से है, इससे करना है, बहुत इजी है। तो इस करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई है, इसके आसपास आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसको कवर करता हुआ एक लूप बनाते हैं ऐसे, किस शेप में होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो इट विल बी अ सर्कुलर लूप और ये कहलाता है एम्पियरल लूप। अब ये जो आपका एम्पियरल लूप बनकर तैयार हुआ है, इस एम्पियरल लूप में आपको क्या करना है, कुछ चीजों को लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली चीज, अगर करंट अपवर्ड से आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड करने के लिए, तो चेक करते हैं इसके आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज सभी को पता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर हमने ये P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की, तो दैट विल बी हियर टेंजेंशियली होगी हर एक पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं एम्पियरल लूप की, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों चीजें वेक्टर हैं, करंट एलिमेंट भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो एम्पियरल लूप करंट एलिमेंट कहाँ गया, तो इसके लिए जो करंट है, पिछली बार बायो-सेवर्ट्स लॉ में करंट एलिमेंट इसी पर कंसीडर किया था। यहाँ एम्पियरल लूप का मतलब है कि ये जो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके आसपास आपने ये परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया और उसमें एक ऐसा लूप है जो ये बता रहा है कि ऐसे करके ये जो करंट की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो करंट एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे करके हमने अरेंज किए एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल यही रूल हम अप्लाई करेंगे एम्पियरल लूप की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी। जो आपका रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, सेम रूल यू हैव टू अप्लाई फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ एम्पियरल लूप। तो इस हिसाब से एम्पियरल लूप की डायरेक्शन भी कैसे मिलती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एलिमेंट इसी पॉइंट पर हमने कंसीडर किया और वहां से करंट एलिमेंट की भी तो डायरेक्शन सेम मिलेगी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सेम रूल अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन, एक दूसरे के पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आपका लिखा है कि डायग्राम से आपका आई थिंक स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड लूप भी कह सकते हैं, अराउंड द क्लोज्ड सर्किट भी कह सकते हैं, ये इसकी बात होगी। अराउंड द क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से जो आप फाइंड करने जा रहे हैं, आपको इस पॉइंट पर लूप के पॉइंट पर आना चाहिए, लूप पर आना चाहिए वो पॉइंट, जैसे जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ पॉइंट किया ये लूप में आ रहा है और अब आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, सिर्फ इस लूप के अंदर जो ये कंडक्टर है इसमें कितनी करंट है। जैसे गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, एम्पियरल लूप में एम्पियर्स लॉ में एम्पियरल लूप के अंदर कितनी करंट है, अगर ये पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये तो पता होना चाहिए कि म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करनी है करंट।
इनफाइनाइट लेंथ एंड वी हैव टू डिटरमाइन। अच्छा, इसमें दो काम कर सकते हैं, तो आपको एम्पियर्स लॉ को अभी प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा इसकी हेल्प से आप ये करेंगे कि टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप के सेंटर से। मान लिया इमेजिन ये जो है 3D डायग्राम है, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो मान लिया यहाँ से जो है r डिस्टेंस पर है एलिमेंट। तो इसमें अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। So now first of all we have to prove this ampere circuital law. So in this proof what to do, in this proof we have to start from LHS and then we have to prove RHS from it. तो सबसे पहले हमने लिखा LHS is equal to this। अब इसमें आप स्टेप वाइज स्टार्ट करके अगर RHS पे आ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा है और डॉट प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड करते हैं तो cos थीटा आता है, p वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू vdl cos थीटा। अब यहाँ हम नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो इट विल बी vdl cos थीटा। और अब यहाँ आपको पता है कि b इज पैरेलल टू dl, तो इट विल बी vdl cos 0। ओके, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो इंटीग्रेशन b इज कांस्टेंट, टेकिंग आउटसाइड b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा। अब यहाँ दो चीजें आपको पुट करनी है। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से आपको भले ही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर फाइंड करने का डायरेक्शन नहीं करना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के आसपास किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। इसको ड्राइव हम अभी इसके बाद में करेंगे एम्पियर्स लॉ से, मगर हमें पता है फॉर्मूला ये होता है। तो हमने क्या किया कि सिंस पता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और dl का मतलब टोटल लेंथ, किसकी लेंथ, एम्पियर लूप की लेंथ, और एम्पियर लूप की रेडियस कितनी है r, तो लेंथ कितनी होगी सर्कमफेरेंस, तो कितनी हो जाएगी 2 पाई r। दोनों वैल्यूज यहां पुट कर ली, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इनटू 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज म्यू नॉट I एंड दैट इज इक्वल टू r। ठीक है, तो हियर इट इज प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये इसका प्रूफ है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना होगा इसका एप्लीकेशन। दो अलग अलग चीजें, एक में प्रूफ करना है, एक में अप्लाई करना है। क्या फाइंड करने के लिए, यही वाला केस, दोनों में डायग्राम भी सेम है। आपको अप्लाई करना है स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये ड्राइव करना है इसकी हेल्प से। तो जब प्रूफ करना होगा तो लेफ्ट लेके RHS पे एंड करते हैं, जब ड्राइव करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो B को लेफ्ट में लेंगे, बाकी सारी चीजें राइट में, दोनों साइड्स लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। So now in this derivation, starting again from the same diagram से स्टार्ट करेंगे, तो we know, और डायग्राम को जैसे पहले एक्सप्लेन किया था वैसे ही कर देंगे। we know this is Ampere's circuital law, then in this again starting from that कि हमें जो है सबसे पहले आपको एक्सपेंड करना होगा, so it is vdl cos theta is equal to म्यू नॉट I, दोनों साइड्स लेकर चलनी है, b फाइंड करना है। नेक्स्ट लाइन में vdl cos 0 is equal to म्यू नॉट I since b is parallel to dl। नेक्स्ट लाइन taking b outside, integration of dl is equal to म्यू नॉट I, और उसके बाद b into dl की वैल्यू, तो अगेन dl is what, अब dl फिर से क्या है, तो dl का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द एम्पियर लूप, तो कितनी होगी, रेडियस दे रखी है, तो अगेन इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस म्यू नॉट I, तो b इज इक्वल टू म्यू
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. So this is the derivation. Now we have proved that magnetic field around any straight conductor of infinite length at any point is mu naught I upon 2 pi r. So magnetic field depends on current, directly proportional to current है, inversely proportional to distance. तो वही हमने प्रूव कर दिया जो कि हमें करना था ऐसे. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. इसके बाद में जो आपका टॉपिक आ रहा था सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड में आज कुछ भी रिटन वर्क नहीं हुआ है, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही बताए थे मैंने. तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है तो आपको पता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग हॉलो रॉड ऑन व्हिच देयर इज बाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर. तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो रॉड आपको पता है, इस तरह की कोई भी रॉड है उसके ऊपर ऐसे करके कॉपर वायर की बाइंडिंग कर दी और ये जो है इसको हमने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब क्या होता है इसमें करंट फ्लो होने लगती है, ऐसे करके इसमें करंट आती है और करंट आने के बाद नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाते हैं, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो यहाँ पर हमें जो है वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. तो जब हम ऐसे लगाते हैं राइट हैंड रूल, तो जैसे यहाँ पर इन सभी में करंट ऊपर है तो नॉर्थ पोल किस साइड में होगा, तो नॉर्थ पोल विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये है नॉर्थ पोल. इसके साथ साथ आपका एक टॉपिक है कि जो सोलेनॉइड है इसके हमेशा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और साइड्स में मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है. तो एक छोटा सा सेक्शनल व्यू जो है सोलेनॉइड का बनाती हूँ मैं. इसमें आपको जो है ऐसे करके दिखाना है, बस पूरा डायग्राम नहीं है. ये वाले पॉइंट्स है जिनसे करंट बाहर आ रही है, ये वाले पॉइंट्स पर करंट जो है वो अंदर जा रही है. और यहाँ पर आपने एक एम्पियर लूप कंसीडर किया है और इसका नेम है ABCD. इसके इस पॉइंट पर आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. तो सबसे पहले आपने जब इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्टिंग की लेफ्ट साइड से, तो आपको पता है 4 डायरेक्शंस मिलेंगी AB, BC, CD और D. तो आपने सबसे पहले AB के लिए लिखा है रिलेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, प्लस आपने लिखा BC के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर. देन इसमें सब में डिवाइड करके लिखना पड़ेगा CD B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस DA अगेन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर. ठीक है. अब आपको क्या करना है, ये तीनों कैंसिल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि BC में एंगल 90 बन रहा है 0, यहाँ एंगल 90 बन रहा है तो ये 0. ये वाली जो साइड है आउटसाइड द सोलेनॉइड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है. तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये BDL cos 0. cos 0 का मतलब 1 हो जाएगा और ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL. DL का इंटीग्रेशन मान लीजिए ये AB वाली साइड की टोटल लेंथ है L, तो ये आता है B into L. अब आते हैं राइट साइड. राइट साइड ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट लगाया कि मान लीजिए यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, NL. और NL नंबर ऑफ टर्न्स में से अगर एक टर्न में करंट आई है तो NL टर्न्स में कितनी करंट होगी, NL आई. तो ये जो आपका था म्यू नॉट आई किसमें कन्वर्ट हो गया, म्यू नॉट NL आई. तो अब हमने लेफ्ट और राइट साइड्स को बराबर रखा, तो लेफ्ट साइड DL और राइट साइड म्यू नॉट NL आई. L कैंसिल, तो एक रिलेशन आपके पास आता है म्यू नॉट NL. तो ये जो है सोलेनॉइड के सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है. अगर कैपिटल एन के टर्म्स में लिखते हैं तो इट विल बी म्यू नॉट एन आई. कैपिटल एन आता है तो अपॉन में एल आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. उसके अलावा आपको एक डायग्राम यहाँ पर बनाना है. डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ये डिस्टेंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो हमेशा एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के कंपैरिजन में हाफ होगी. तो ये हाफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये फुल वैल्यू है इसकी B और ये सेंटर वाला पोर्शन आता है. तो यहाँ पर हमेशा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहती है, यहाँ पर B. तो इतना आज आपको